Hi everyone. So we have just finished the urban and the rural bodies. Now we'll move to the amendments of the constitution. Okay. So the Indian constitution permits revision to adapt to changing circumstances and requirements. Indian constitution basically it's a rigid but a flexible term. तो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं एक बार. So this is व्हाट इट लाइन सेज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है कि आप इसको रिवाइज कर सकते हो, कोई भी आर्टिकल है आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का until and unless. However, the method for amending it is neither as simple as the United Kingdom nor as challenging as the US. I mean, it's a blend of both. You can see the statement that I told you. It is neither flexible nor rigid. ठीक है? इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ. इट इज़ लाइक बहुत फ्लेक्सिबल नहीं चेंज करना कि ठीक है सिंपल मेजोरिटी से आप चेंज कर दो, एंड इट इज़ नॉट एज रिजिड कि भाई साहब बहुत ही गंदी मेजोरिटी चाहिए आपको, इसको कोई भी कानून पास करवाना है या कुछ अमेंडमेंट करनी. तो अमेंडमेंट का बेसिक मतलब यही है कि जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल है उसको आपने उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है, ऑल्ट्रेशन करनी है, आइट्रेशन करनी है उसमें. ओके. आर्टिकल 368 of part this of the Constitution dealt with the power of Parliament to amend the Constitution and its procedure. So basically, the 20th part of this article dealt with कि कैसे पार्लियामेंट के पास पावर्स आती हैं कि आप अमेंडमेंट कर सको, ठीक है. तो in exercising the constituent powers, Article 368 provides that the Parliament may amend the Constitution by addition करो उसमें. देखो एक आर्टिकल आता है, अगर उसमें कुछ एडिशन करनी है तो आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, ठीक है. पार्लियामेंट के पास पावर है और आप कौन सा आर्टिकल पावर देता है 368 20 पार्ट. ओके. सो आप उसमें क्या कर सकते हैं, यू वांट क्या हो सकता है एक आर्टिकल में. फॉर एग्जांपल दिस इज एन आर्टिकल, क्या हो सकता है इसमें एक 10 लाइनें लिखी हैं, या हो सकता है कि इसमें 6 लाइन गलत हो, ठीक है. सारा गलत नहीं होगा क्योंकि ये बनाया भी एक ब्यूरोक्रेसी ने और एक पॉलिटिकल विल ने मिल के, तो सारा गलत तो होने के सवाल नहीं पैदा होते, ठीक है. डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि जो मन में आया बना दिया. ओके. फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर ऑफ पॉइंट गलत है या फिर उसमें कुछ एडिशन हो सकती है. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऐसा है जिसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है, ठीक है, तो आप उसमें ऐड कर दो, दैट इज एडिशन. मॉडिफिकेशन इज दैट विद द टाइम पैसेज यू कैन मॉडिफाई दैट. ऐसा नहीं है कि आज जो सिस्टम लाई कर रहा है वो 10 साल बाद भी वही रहेगा. नो, you should have to modify that according to the situation. A repeal of any provision. So this basically to fully demolish the provision and entirely modify the new. Okay. According to the procedure, of course. While this is a frightening concept, it is not far off the mark. The government has attempted to build a state in which the legislative branch is paramount through several amendments such as 39th and the second clause of 25th Amendment has the judiciary formed the Indian Constitution's basic doctrine. देखो ये ऐसा नहीं है कि जब दिल किया तब कर दो, ठीक है. आप ये जो जुडिशियरी ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन बनाया है ना, यू शुड फॉलो दैट. देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने कहा अभी भी कि you should have to amend the article, but the case is कि आपको उस आर्टिकल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए. अगर वो चेंज हो रहा है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट इज सेम एज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ओके, कमिंग टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर. An amendment to the constitution can only be initiated by the introduction of a bill in either house of the parliament, not in state legislature. Clearly mentioned. किसी भी किसी भी हाउस में लाओ, सेंटर के, लोकसभा, राज्यसभा, बट स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकते डायरेक्टली. चाहे आप लोकसभा में ले आओ इस बिल को या राज्यसभा में ले आओ, दैट इज फाइन, बट स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आएगा.
कौन इंट्रोड्यूस करेगा? कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर है, ठीक है, या कोई प्राइवेट मेंबर है, ठीक है, एंड डज नॉट रिक्वायर द प्रेसिडेंट प्रीवियस अप्रूवल। सो सम ऑफ द केसेस, जैसे कि कोई मनी बिल है, बिल लाना है आपको, मनी बिल है उसका नाम, सो दिस एग्जिस्ट ऑफ कोर्स। तो उसके लिए आपको यू शुड हैव प्रायर recommendation or talk to the president साहब of course, but in this case, amendment case, you should not need an president approval पहले कि सर हम ये लाने जा रहे हैं तो आप अप्रूवल दे दीजिए एक महीने पहले ही, ठीक है। हमें इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट को बेसिकली, एंड अप्रूवल ऑल्सो। मिनिस्टर ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट नहीं मतलब मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, व्हाट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसके लिए? द बिल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ कोर्स, ये तो ज़रूरी है, ठीक है। ईच हाउस, दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी है, which is a majority of the entire membership of the house plus majority of two-thirds of the member present. What is special majority? Majority of the entire membership of the house. 500 मेंबर है फॉर एग्जाम्पल हाउस में, फॉर एग्जाम्पल 500 मेंबर, तो 250 टू 51 इज द मेजोरिटी, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो 500 के 500 अवेलेबल थोड़ी ना होंगे उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल 440 अवेलेबल, ठीक है, तो ये रिक्वायर 220, तो 221 की मेजोरिटी होनी चाहिए इस केस में। दिस प्लस दिस स्पेशल मेजोरिटी। The bill must be passed by each house separately. Okay, the bill must be passed by each house separately. In case of disagreement अगर होता है, there is no provision for calling a joint sitting. So joint sitting is basically nothing but अगर कोई अमेंडमेंट बिल पे डिसीजन नहीं आता है तो प्रेसिडेंट साहब बोल सकते हैं या फिर स्पीकर साहब बोल सकते हैं किसी क्या नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा डिसीजन, सो हम क्या करते हैं जॉइंट सिटिंग बुला लेते हैं, जिसमें क्या होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे, दोनों मेंबर्स होंगे इकट्ठे। बट हियर इन दिस केस देयर इज नो प्रोविजन ऑफ कॉलिंग अ जॉइंट सिटिंग, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बिल ऑफ कोर्स, क्योंकि बिल ही तो पास नहीं हुआ था। रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स, इफ the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must also be ratified by the legislature of half of the state by a simple majority। देखो फेडरल प्रोविजंस अगर स्टेट से रिलेटेड हैं बहुत ज़्यादा ही, तो इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, किसकी लेजिस्लेचर से? हाफ ऑफ द स्टेट्स, वहाँ पे सिर्फ मेजोरिटी से चल जाएगा, बिकॉज अगर स्टेट में पास हो भी जाता है तो बेसिकली इट इज़ अबाउट द सेंटर, सो दैट्स व्हाई इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। प्रेसिडेंट असेंट, the bill is brought to the president for assent once it has been duly passed through। फर्स्ट आपके पास जो है दैट इज फॉर एग्जांपल ये बिल आता है लोकसभा में, लोकसभा ने कर दिया पास विद स्पेशल मेजोरिटी। सेकंड आता है ये राज्यसभा के पास, इट आल्सो पासेस इट विद स्पेशल मेजोरिटी। नाउ द बिल यहाँ दोनों इन दोनों लेवल से निकल जाता है, यहाँ से भी निकल गया और ठीक है यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया बिल। नाउ इट कम्स टू द प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, now it comes to the president साहब। So now okay, and ratified by state legislature whenever necessary of course, because bill सेंटर थोड़ी ना, सेंटर ने अपने लिए थोड़ी ना बनाया है, वो स्टेट्स के पास जाएगा ही जाएगा, ठीक है। The bill must be signed by the president of course, he/she cannot withhold his assent to the bill or return it to parliament for reconsideration। सो जो 24th अमेंडमेंट है उसने देखो पहले होता था कि प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो प्रेसिडेंट साहब इसको वापस कर देते हैं, ठीक है। तो अब आएगी 24th अमेंडमेंट, आएगी ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कि इनको यू शुड पास द बिल, ठीक है। जो भी आपके पास आता है अमेंडमेंट बिल उसको पास करना ही पड़ेगा, मतलब असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है, चलिए साइन करने ही पड़ेंगे, ज़बरदस्ती वाला सीन है। द बिल becomes an act, बिल becomes an act now, ठीक है।
After the President assent, the Constitution is amended in accordance with the provisions of this Act. After that, it is amended, of course, the original Constitution. Coming to the types of amendments in a while. Now we are at the types of amendments. तो कैसे कैसे amendments type हो सकती है. And let's come to the special majority. Simple majority means a majority of the member present and voting. ठीक है. तो मतलब सिंपल मेजोरिटी इज नथिंग. अगर 400 लोग का हाउस है और 400 के जो भी उस टाइम प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल 300 प्रेजेंट है 400 में से. ठीक है, तो 300 का 151 इज द मेजोरिटी है, तो दैट इज अ सिंपल मेजोरिटी. क्योंकि बाकी तो आए नहीं, बिल का पता था जाना है, वो पहले मेंशन होता है. You can see, for example, if there is 100 members in the house and only 60 members are voting, then it will require that to support 31 members to pass the amendment. बेसिकली ये होता है कि यू शुड ऑल्सो हैव कि एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि चलो कई बार होता है कि कोई नहीं आया. ऐसे भी होता है कि 400 में से 200, सॉरी हाँ 200 ही आए हैं. ऑफ कोर्स 200 आर प्रेजेंट. लेट अस टेक एन एग्जांपल. Okay, if this is 200 ना, तो you should get the majority of 101 here. पिछले वाले केस में. Now new case, new color. 400 में 200 आपके पास प्रेजेंट है. 200 में से आपके 50 बोलते हैं कि साहब हम वोट नहीं करेंगे. ठीक है, तो कितने बच गए आपके पास बच गए 150 टोटल. ठीक है, तो अभी आपके पास 150 टोटल है. तो यू शुड हैव मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल मेजोरिटी 76. दैट इज अ स्पेशल सॉरी सिंपल मेजोरिटी इन दिस केस. ठीक है. ओके, दिस इज अबाउट दैट. ओके, this has done. These amendments are outside the provision. Okay, Article 368 of the Constitution. Hence, a constitutional amendment bill need not to be introduced in the Parliament. So, what is this? Let me give a minute to see it. Okay, these amendments are outside the. This is a POVO. POVO means it are out of the radius of this article. देखिए ये जो simple majority है, this not comes into the 368 article. ठीक है, तो ऐसे बिल्स को अगर आप पार्लियामेंट में ना ही लाएं तो मतलब ये जो बिल है अमेंडमेंट वाले, दिस बिल नीड नॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज सिंपल मेजोरिटी तो है ये तो वैसे मिल जाएगी. मतलब इस केस को 368 आर्टिकल में नहीं रखा गया बेसिकली. ओके, तो सिंपल मेजोरिटी आप देख सकते हो. न्यू स्टेट को एडमिशन देना है, फिर न्यू स्टेट फॉर्म करना है, एग्जिस्टिंग स्टेट की चेंज करनी है, बाउंड्रीज वगैरह. लेजिस्लेटिव काउंसिल आर एबॉलिश्ड और क्रिएटेड इन द स्टेट. ठीक है, एल चीज को आपको एबॉलिश करना है या क्रिएट करना है. अलाउंसेस प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, quorum. ठीक है, quorum में बढ़ चुके हैं. Members of Parliament, salaries and benefits, of course, the rules and procedures of Parliament, privileges of Parliament, its members and committees, use of English language करनी है, number of the judges, views and judges जो हैं आपके. ठीक है, so यूटीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन डेलिमिनेशन के बारे में, डेलिमिटेशन. ठीक है. Coming to the special majority, so we'll just go to the example directly, है ना, बार बार ऐसे नहीं समझाइए. If the house has 100 members, let us assume house has 100 members total, and only 60 members are voting. 60 members are voting. So, sorry, if 60 members are voting now, it means that your 40 members say कि हम वोट नहीं करेंगे. ठीक है, 40 members ने कहा हम वोट नहीं करेंगे. Then it required the support of 50 members as per the first condition. तो 60 मेंबर वोट करने वाले हैं, लेकिन पहली कंडीशन के हिसाब से 51 is the majority. Now, which is the majority of the house? Total membership majority is of course 51. तो इसके हिसाब से okay, which is the majority of the total houses total membership, and
41 members as per the second condition. So here effectively it is required to 51 members. So effectively you can say यहाँ से आपके पास बचते हैं 31 हो गए यहाँ पे, नॉट दिस। तो अगर फर्स्ट केस तो मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी का ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेक इट थ्रू दिस, ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। 100 है, 100 टोटल मेंबर है आपके पास। 100 का हाफ होता है 51। प्रेजेंट एब्सेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ मेजोरिटी की बात हो रही है 51। नाउ लेट अस टेक इट दिस वे कि आपके पास ये केस हो गया ना, एक तो मेजोरिटी ये होगी आपके पास 51। नाउ सी है 40 बोलते हैं हम वोट नहीं देंगे, एक सेकंड केस। तो आपके पास बचे वोट कितने? 60। 60 का हाफ 30, मेजोरिटी के लिए 31। सो इफ यू गो बाय दिस, ये आपका बनता है, ठीक है, and you got the majority from here, so it becomes 80, 82, so you get 42. Yes, yep, it is 82, you get 42 as a majority. Okay, so effective majority becomes 42. I guess I hope it corrects. Okay, let us do next exercise. Provisions that can be amended by a special majority से आप फंडामेंटल राइट्स को अबॉल कर सकते हो, अमेंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कर सकते हो, और कौन से जो पहले में नहीं किए आपने, सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर पाए आप। Amendment by special majority of the parliament and ratification by the states. Now, the constitution provisions relating to the federal structure of the polity can be amended by a special majority of parliament and also with the consent of half of the state legislature by a simple majority. तो ओके, ये मेजोरिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और आपको स्टेट में भी हाफ ऑफ द स्टेट, अगर आपके पास 30 स्टेट है, 15 स्टेट में वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए इफेक्टिवली। It does not matter whether one or some or all the remaining states do not act on the bill. The formality is accomplished in half of the states given their constant. देखो, सम स्टेट से रिमेनिंग स्टेट से फर्क नहीं पड़ता, अगर हाफ ने दे दी तो फिर वो होगा ही होगा, ठीक है। तो टाइम लिमिट नहीं है स्टेट्स के ऊपर, स्टेट चाहे तो 1 साल ले ले, ठीक है। नाउ provisions that can be amended by a special majority of the parliament and ratification state includes, प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो अमेंड किए जा सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है, पार्लियामेंट की, और रेटिफिकेशन किए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा, विच इज़ आर प्रेसिडेंट की इलेक्शंस का जो प्रोसेस है उस पर, यूनियन एंड स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव फंक्शंस के ऊपर, 7 स्केड्यूल लिस्ट, इट इज आई गेस द स्टेट सेंटर एंड कंकरेंट लिस्ट, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट की जो power of parliament to amend the constitution, goods and services tax, of course. Coming to the criticism of amendment procedure, so let us see what is the criticism here. No authority for state legislature to initiate a constitution amendment bill. स्टेट वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश वांट की अमेंड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सकते, उनके पास अथॉरिटी नहीं है वो, ठीक है। Under Article 368, only the Parliament can amend. So Parliament can amend only, ठीक है, the Constitution. State legislature cannot introduce any constitutional amendments. The only time state legislature can initiate change in the Constitution is when they pass a resolution. आज की तो एक ही टाइम है जो कर सकते हैं, या सिंगल टाइम, कब वो शुरुआत कर सकते हैं अमेंडमेंट की, when they pass a resolution asking for the creation or elimination of legislative councils in the state.
सो जब उनके पास कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा जो क्रिएशन और एलिमिनेशन करेगा लेजिस्लेटिव यानी स्टेट पार्लियामेंट की। स्टेट में कोई पार्लियामेंट है उसको आपको क्रिएट करना है या रेजोल्यूट करना है, ठीक है, या एलिमिनेट करना है। उस केस में अगर आप कुछ पास करते हो देन ओनली यू कैन गो विद द आर्टिकल 360। Parliament has been empowered to change most of the constitution. The parliament can change most of the constitution. They can do this with either a special majority or a simple majority. Only in a few cases does the concept of state legislative need, of course. मतलब सभी cases में नहीं, कुछ cases में state का legislative होना मतलब legislation की need जरूरी है. No time frame for state legislatures, of course. Okay. उनके पास कोई टाइम नहीं है। अगर अगर पास करके स्टेट के पास जाता है तो ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन है भाई साहब इस फाइन टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में इसको पास करो 1 ईयर में। टाइम बाउंडेशन ही नहीं है। जॉइंट सेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अमेंडमेंट आती है, लोकसभा ने भी उसको डिसएग्रीमेंट हो गया तो राज्यसभा में तो जाएगा ही नहीं। फिर वो अगर राज्यसभा में पेश हुआ वो, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में आर्टिकल आया, इन्होंने डिसएग्रीमेंट कर दिया, सेम गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट मेंबर ने क्या किया, उसको लोकसभा की जगह राज्यसभा में पेश कर दिया फर्स्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने भी फॉर एग्जांपल इन्होंने भी डिसएग्रीमेंट कर दिया। तो ऐसा होता है कि कईयों केस में आप क्या करते हो, दोनों डिसएग्री कर रहे हैं तो दोनों को साथ में लेके आते हैं एक ही कमरे में, ठीक है। तो इस केस में ऐसा प्रोविजन है ही नहीं। So, despite the above criticism, the amendment procedure has succeeded in meeting the changed needs of the Constitution of India. Of course, in this context, Pandit Jawaharlal Nehru said in the Constituent Assembly, "While we want this Constitution to be is no permanence in the Constitution, there should be a certain flexibility." ये जटिल नहीं होना चाहिए, flexible तो होना चाहिए. If you make any constitution rigid and permanent, you stop the nation to grow. Of course, yes. Okay. A row of living, vital, organic people. It has a rightly said by Casey, whereas strikes a good balance between flexibility and rigidity. Of course, yes, that's true. So there's a question here that is not mentioned in this. An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of bill in the Lok Sabha only. That is purely correct. Sorry, purely discorrect or false. बिकॉज बिल कहीं भी ला सकते हैं आप, ठीक है। बिल बिकम्स एन एक्ट और बात की बात है, बट ये द बिल जो आपका है वो आप चाहे लोकसभा में लगाओ या फिर राज्यसभा में लगाओ, कहीं भी लगाए, स्पेशल जरूरी नहीं है कि आपको यहीं देना है या फिर यहीं लगाना है। यू हैव एन इच्छा, ठीक है। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई ऐसा बिल आता है जो फेडरल कैरेक्टर को चेंज कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन के, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट। टू बी रेटिफाइड बाय ऑल द स्टेट्स। देखो, फेडरल कैरेक्टर चेंज होने का सवाल नहीं पैदा होता। फेडरल कैरेक्टर अगर चेंज कर रहे हो तो यू नीड स्पेशल मेजोरिटी, तो आप स्टेट के पास, स्पेशल मेजोरिटी के केस में आप स्टेट के पास जाओगे। और वहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 के ऑल अगर मेंशन कर दिया है इसने, तो मतलब आपको 30 के 30, 29 की 29 स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, यस होनी चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। दैट इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। ये चेंज ऐसा हो रहा है, एक तो फेडरल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इफ इट इज़ चेंजिंग मतलब बेसिक डॉक्ट्रिन चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो रहा है बेसिक डॉक्ट्रिन, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेट अस अज्यूम, अगर हम मान भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, hypothetically it is changing, then it is going to the states. If it is going to the states, the स्पेशल मेजोरिटी आपके पास है, जाती है स्टेट के पास। ये कहने का मतलब है कि 30 के 30 स्टेट्स, ऑल ऑफ द स्टेट हैव टू पास इट, ठीक है। रेटिफिकेशन सबसे चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है 30 के 30 पास करें। वी नीड हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन, 15 से मिलेगी तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। विल नाउ मूव टू द इमरजेंसी प्रोविजन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।